टेकएक्स पाकिस्तान से मैं हूं वकास बिन जुबैर और आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जवाद पराचा साहब, जो कि इस वक्त IBM ग्लोबल के टेक्नोलॉजी प्रोग्राम मैनेजर है। जवाद पराचा साहब कैसे हैं, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? थैंक यू जी फॉर इनवाइटिंग। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अच्छा जवाद साहब, आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है जिस चीज़ को हमें डिस्कस करना है वो हम चीज़ डिस्कस करेंगे बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अगर हम टेक्नोलॉजी में देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि हमारे पास डिफरेंट एराज आते हैं और उसके अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर न्यू इमर्जिंग आई है। जैसे अगर हम देखते हैं आज से पहले तो हमें ब्लॉकचेन नज़र नहीं आती, हमें IoT नज़र नहीं आती, हमें AI का सिर्फ कॉन्सेप्ट था लेकिन उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन मशीन लर्निंग की नज़र नहीं आती। लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर इन सब चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन होती जा रही है टेक्नोलॉजीज़ की, और हम अडॉप्शन के ऊपर जाते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्लाउड के अडॉप्शन पहले हम सिर्फ एज्यूम करते थे, लेकिन अब क्लाउड के अडॉप्शन बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली इवन पाकिस्तान के अंदर भी हमारी अडॉप्शन बहुत फास्ट हो गई। तो अब हम इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि आप डेफिनेटली आपका ग्लोबल एक्सपोजर भी है और आप एज ऑफ नाउ IBM पाकिस्तान में हैं और आप टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स को लीड कर रहे हैं, तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि एक बार थोड़ा सा हम ऑडियंस को ताकि ये चीज़ बताएं कि एग्जिस्टिंग इस वक्त मार्केट के अंदर जो वेल नोन टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी अडॉप्शन बहुत फास्ट है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर भी और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर भी, और देन फिर हम उसको डिस्कस करेंगे कि हमारे जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ हैं वो क्या है। बहुत अच्छा सवाल किया वकास भाई आपने। और हमारे पास अभी जो देखें, अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाऊँ क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन है स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 से, जब इंसान ने एक व्हील इजाद किया। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 आया, जब हमारे पास एक मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट आया। उस मास प्रोडक्शन में फिर कार्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई। फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 आया जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शुरू हुआ, जिसमें सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई, चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई। फिर एज अ रिज़ल्ट फिर कंप्यूटर दुनिया में आया और फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर का भी कॉन्सेप्ट आया। फिर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है जो कि 2012 के बाद स्टार्ट हुआ, एज अ पार्ट ऑफ दैट रेवोल्यूशन हमारे पास AI भी हमने देखा, क्लाउड कंप्यूटिंग भी देखा, ब्लॉकचेन भी देखा, और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कि हम ऑनगोइंग बेसिस पे देख रहे हैं। अब पेस इतना तेज़ हो गया है इन टेक्नोलॉजी अडॉप्शंस का कि विद इन 12 ईयर्स हमारे पास जो नया रेवोल्यूशन आ रहा है दैट इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5। अच्छा, अब ये 5 रेवोल्यूशन में हमारे पास नई चीज़ें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल NFTs हैं, हमारे पास Web 3.0 एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, हमारे पास मेटावर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो अब ये बिल्कुल 4.0 से अब दुनिया मूव ऑन हो रही है 5.0 पे, इंडस्ट्रियल 5.0 पे। और अभी तक आप देखें कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि हमारी 4.0 से भी अलाइंड नहीं है, स्पेशली इन पाकिस्तान। ऑल्दो हम आहिस्ता आहिस्ता AI के अडॉप्शन में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, मगर AI के साथ साथ AI तो देखिए एक प्रोसेसिंग इंजन है। AI तो आपको रिज़ल्ट देगा, मगर उस रिज़ल्ट को एक्वायर करने के लिए आपके पास IoT होना चाहिए जो कि आपको वो डाटा देगा, AI के अंदर फीड करेगा। उस डाटा को स्टोर करने के लिए आपके पास ब्लॉकचेन होना चाहिए जो कि आपके डाटा को स्टोर करेगा सीमलेसली। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज इंटरकनेक्टेड हैं आपस में, और जब तक हम इन पूरे एज एन पैकेज यूज़ नहीं करेंगे टेक्नोलॉजीज़ को, तो हम उसका फुल बेनिफिट नहीं ले सकते। तो आई थिंक कि अभी हमारे पास स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है 4.0 में, ऑल्दो वी आर स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट 5.0, मगर 4.0 में स्टिल काफ़ी गैप्स हैं। इम्प्रूवमेंट गैप की जो बात कर रहे हैं वो गैप इस वक्त आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, कि वो गैप पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। और लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में देखते हैं तो वो गैप ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। नहीं, वहाँ पे भी गैप है, मगर हम थोड़ा सा गैप तो वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे यूज़ केसेस हैं जो कि अभी तक फुलफिल नहीं हो सके, स्पेशली इन द ब्लॉकचेन रीजन। मगर पाकिस्तान में गैप थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अभी तक हम IoT, स्पेशली अगर मैं देखता हूँ हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि IoT को समझा जाता है कि IoT से सिर्फ हम पंखे और लाइट ही जला सकते हैं, जबकि IoT तो बेसिकली एक मीन है किसी भी डाटा को इंटरनेट पे अपलोड करने का। और
और उसका जो प्रोसेसिंग इंजन है दैट इज़ AI। असल मकसद तो ये है कि उस डाटा का कोई मीनिंगफुल रिजल्ट निकल आ जाए। जो पंखे और लाइटें ऑटोमेट करना है ये तो 1990s की टेक्नोलॉजी है, जब आप माइक्रो प्रोसेसर लगाते थे और पंखे लाइटें ऑटोमेट कर देते थे। तो अब तो IoT का मकसद असल में उस डाटा को अंडरस्टैंड करना है जो डिवाइसेस से आ रहा है हमारे पास। अच्छा, अगर हम ये देखते हैं, अभी हमने IoT को भी डिस्कस किया, तो अभी एक और जो हमारे पास एक बड़ी टेक्नोलॉजी जो अब पाकिस्तान में उसकी भी एडॉप्शन हो रही है, वो RPA। आप क्या समझते हैं, RPA का पाकिस्तान में क्या वाकई इसकी एडॉप्शन हो जाएगी या इसका पाकिस्तान में फ्यूचर है? देखिए, RPA जो है वो फैसिलिटेटर है इन मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन का। सो इट्स अ फैसिलिटेटर फॉर AI इम्प्लीमेंटेशन, इट्स अ फैसिलिटेटर फॉर ब्लॉकचेन, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग। सो इट्स अ फैसिलिटेटर सॉर्ट ऑफ अ थिंग। RPA बिल्कुल ज़रूरी है, और डिज़ाइन थिंकिंग और इस तरह की और भी प्रोसेसेस हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये फैसिलिटेट कर रहे हैं इस पूरी एडॉप्शन को। और ये एडॉप्शन काफ़ी तेज़ हुई पाकिस्तान में ड्यूरिंग द कोविड टाइम एंड आफ्टर द कोविड टाइम। उससे पहले हमारे यहाँ पेस काफ़ी स्लो थी टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की। अच्छा, अब ये बताएं कि अब जो आप कह रहे हैं इंडस्ट्री नई हम उस पर जा रहे हैं, 5.0 पे हम जा रहे हैं, एक न्यू रेवोल्यूशन आ रहा है। उस रेवोल्यूशन में आपको क्या लगता है किन सेक्टर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा? देखिए, जो अगर मैं पाकिस्तान स्पेसिफिक बात करूं तो हमारे पास जो ग्रे एरियाज़ हैं जिन पे अभी तक ज़्यादा काम नहीं हो पाया ओवर द इयर्स, दोज ग्रे एरियाज़, वन ऑफ विच इज़ हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर आज भी एक ट्रेडिशनल मॉडल पे चल रहा है, ऑटोमेशन उसमें बेयर मिनिमम पे चल रही है। इसी तरह हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है जिसमें टेक्नोलॉजी एडॉप्शन अभी तक नहीं हो पाई। अभी तक आई थिंक हम उस एरिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 पे भी नहीं पहुँचे। वो एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे नहीं हो पाई है। एडटेक का बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी एडॉप्शन नहीं हो पाई है। तो आई थिंक रूम तो बहुत बड़ा है। और देखिए, 5 तो अभी बहुत आगे की बात है। 5 तो अभी हम 5 की जब बात करें, जब ये सेक्टर्स को हम 4 में कन्वर्ट कर दें। 4 पे जब हेल्थ, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर है। अब हेल्थ केयर पे ठीक है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल के बाद बहुत ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, मगर अगेन जो पेशेंट का डाटा है दैट इज़ नॉट ऑटोमेटेड। फॉर एग्जांपल आज मैं अपनी स्मार्ट वॉच से बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके अपने हॉस्पिटल सर्विसेज को दे सकता हूँ, जिसकी बेसिस पे डॉक्टर मुझे पहले ही बता सकता है कि मैं कब बीमार होने वाला हूँ। तो आज ये सब चीज़ें हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेड नहीं है, और इसी वजह से हम आज भी अगर आप देखें अपने इंश्योरेंस मॉडल में बहुत पुराने लेवल पे हैं। इसी तरह हमारी जो कार इंश्योरेंस है वो भी मतलब ट्रेडिशनल मॉडल पे चल रही है, कोई ऑटोमेशन नहीं है उसमें। वेस्ट में आप देखते हैं कि कार इंश्योरेंस जो है वो डिपेंड करती है गाड़ियों के सेंसर्स पे, उसकी बेसिस पे आपको कार की प्रीमियम चार्ज करते हैं हम आपके ड्राइविंग बिहेवियर पे। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आई थिंक पाकिस्तान में अभी भी इम्प्लीमेंट होना बाकी है। अच्छा, अगर हम अभी बात करते हैं, अभी आपसे एक चीज़ हमने सुनी कि हम ब्लॉकचेन और NFT भी आ चुका है, तो अब हम देखते हैं कि NFT भी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो गया, बहुत लोग इसकी तरफ मूव हो रहे हैं। लेकिन अभी तक लोगों को ये NFTs का अभी सिर्फ ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि एक स्मार्ट डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है और जिसके थ्रू आप ऑनरशिप आपके पास आ जाती है। लेकिन क्या इसके अलावा किस ऐसे यूज़ केसेस हैं जो हम पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, NFT अगेन एक ब्लॉकचेन का एक यूज़ केस है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का एक यूज़ केस है। ब्लॉकचेन के यूज़ केसेस में क्योंकि मेरी इन्वेंशंस भी हैं ब्लॉकचेन के अराउंड, और मेरे 3-4 पेटेंट्स हैं अराउंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड अदर एरियाज ऑफ ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन इज़ नॉट लिमिटेड टू NFT और ब्लॉकचेन इज़ नॉट लिमिटेड टू क्रिप्टो करेंसीज एज अपोज टू जो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। ब्लॉकचेन की बहुत वाइड वैरायटी है जिसकी यूज़ केसेस हैं दुनिया भर में, और NFT ऑब्वियसली एक यूज़ केस ऐसा है कि जो कि टेंजिबल एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए है, नॉन टेंजिबल एसेट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए है। मगर अभी ये जो है ये दुनिया भर में कॉन्सेप्चुअल फेजेस में है।
इसकी अडॉप्शन आई डोंट थिंक कि इतनी पेस पकड़ रही है, क्योंकि लोग फ्रॉम द माइंडसेट पर्सपेक्टिव अभी भी टेंजिबल एसेट्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, और आई थिंक मोर देन टेक्नोलॉजी ये माइंडसेट अडॉप्शन की बात होगी कि लोग कब वो कन्वर्ट होते हैं फ्रॉम टेंजिबल एसेट्स टू नॉन टेंजिबल एसेट्स। इसमें एक और चीज़ ये करें कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, जैसा ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन पे हमेशा डिबेट होती आई है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार जो ब्लॉकचेन है ये एक बबल है, जिस तरह से बहुत सारे लोग सिर्फ ब्लॉकचेन को समझते हैं और जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो तो सिर्फ बिटकॉइन को समझते हैं कि वही ब्लॉकचेन, और वो कहते हैं बिटकॉइन बबल था। इसी तरह अच्छा NFT के बारे में लोग कर रहे हैं कि ये एक बबल है। व्हाट डू यू थिंक कि ये वाकई बबल है, क्या वाकई इनकी मार्केट में नीड है भी या नहीं है, या सिर्फ ये एक स्पेकुलेशन हो रही है? देखिए, अगर ब्लॉकचेन की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ब्लॉकचेन कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज दुनिया में पहले से एग्जिस्ट करती थी। SQL के साथ भी आप ब्लॉकचेन रिलेटेड काम कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ब्लॉकचेन के लेवल का काम कर सकते हैं, मगर मतलब 80% 70% वी आर स्टिल देयर, और विद न्यूअर वर्जन कमिंग अप हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसी तरह मतलब और भी इस तरह के डेटाबेस टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप ब्लॉकचेन जैसा काम ले सकते हैं। सो ब्लॉकचेन इज़ नॉट अ न्यू टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ न्यू इन द ब्लॉकचेन इज़ के हम एक मल्टी इन्वायरमेंट में, मल्टी पार्टी इन्वायरमेंट में, जहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे हम ये कर सकें कि हम ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर दें। दैट इज़ द न्यू कॉन्सेप्ट इन द ब्लॉकचेन। वो चीज़ नहीं हो रही थी पहले, ठीक है। अब जो आप बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, देखिए क्रिप्टो करेंसी इन माय ओपिनियन, क्रिप्टो करेंसी जब तक पेस नहीं पकड़ सकती जब तक कि कोई कंट्री क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट नहीं करती, जब तक किसी कंट्री का स्टेट बैंक उसको रेगुलेट नहीं करता, जब तक क्रिप्टो करेंसी एज एन लीगल एंटिटी आगे नहीं जा सकती। बिटकॉइन बहुत अच्छा जा रहा था, डिप हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर किया, फिर डिप हुआ। इसकी वजह यह है कि बिटकॉइन एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के उससे रन हो रही है। ठीक है, आज वो ऊपर नीचे हो रही है, मगर नो कंट्री इज ओनिंग दैट। आज आपकी पॉकेट में जो करेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज लायबल फॉर दैट, एंड फॉर एनी लॉस और दी अदर गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपका आज 100 रुपये का नोट जो है वो टीयर अप हो जाता है, फट जाता है, तो आप बैंक के पास लेके जाते हैं, बैंक आपसे ले लेता है और एक नया नोट आपको इशू करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिटकॉइन टीयर अप हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, who's gonna take the responsibility? There is nobody who is gonna take the responsibility. तो दूसरा इशू क्रिप्टो करेंसी ये है कि क्रिप्टो करेंसी इज ब्रिंगिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो कंट्री की जितनी भी कह लें कि फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी कंट्री की एक सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसको ब्रीच करता है कि कंट्री अपने इंडिविजुअल को कंट्रोल नहीं कर सकता कि वो क्या इन कर रहा है क्या आउट कर रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ये 2-3 चैलेंजेस हैं, एंड आई थिंक जब तक के अगेन वही वाली बात कि जब तक कि कोई कंट्री इसको रेगुलेट नहीं कर देता अपनी, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी क्रिप्टो करेंसी लाता है, दैट विल बी द स्टेपिंग। टिल दैट टाइम आई थिंक this whole debate about whether we should have a cryptocurrency is all up in the air. आई थिंक जब आपने इसको प्रॉपर्ली इसको एड्रेस किया है, अब एक चीज़ डिस्कस कर क्रिप्टो की और हमारी ब्लॉकचेन की डिस्कशन हो रही है, और आपने बताया कि आपने पैटर्न्स वगैरह, इट मीन्स कि आपकी काफ़ी इन डेप्थ इसमें नॉलेज भी है। अगर हम देखते हैं अपने ट्रेडिशनल जो हमारे बैंक्स हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो उन पर जितनी भी थेफ्ट्स हैं तो वो उस अमाउंट के नज़र नहीं आते। लेकिन जब हम क्रिप्टो को उठा के देखते हैं तो क्रिप्टो के अंदर जो थेफ्ट्स हुए हुए हैं वो $मिलियन की हुई है। तो वो मतलब तो इट मीन्स के ट्रस्ट तो शेक ही होना चाहिए लोगों का। तो ये जो इतनी बड़ी इसमें थेफ्ट्स हुई हैं वो किस तरह से हो रही है, और क्या उसका क्या फ्यूचर के अंदर डू यू थिंक कि उसका कोई वे आउट निकल सकेगा? देखिए, जो बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में हो रहा है, आई वोंट
टर्म इज एज अ थेफ्ट, क्योंकि थेफ्ट नहीं है। बेसिकली अगर उसका एक हेक्सा कोड है और उस हेक्सा कोड में फॉर एग्जांपल 24 डिजिट्स हैं और उस 24 के बजाय आप वहाँ पे 23 डिजिट्स टाइप कर देते हैं, so whatever your Bitcoin number would be, it will go in the drain, and अच्छा it will go in the drain again, coming back to that point कि क्योंकि रेगुलेशन ही नहीं है, you don't know कि who to chase, you don't know कि बिटकॉइन का कहाँ ऑफिस है, कहाँ मैं जाऊँ, कहाँ कंप्लेन लॉन्च करूँ, किसको पकड़ूँ, किसको बोलूँ, दिस इज ऑल अप इन द एयर। आई मीन अगर कोई बैंक में आप ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको पता है ये बैंक की ब्रांच है, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं कंप्लेन लॉन्च करूँगा तो मेरा इशू रिजॉल्व हो जाएगा, आई हैव समथिंग वेयर आई कैन लॉन्च अ कंप्लेन, तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। मगर इन द केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी, अनफॉर्चुनेटली टुडे there is nobody that is owning that sort of a thing, and that is a big challenge. अगर हम अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका के अंदर तो है वो रेगुलराइज है। जो रेगुलाइज्ड है वो तो KYCs है, KYCs रेगुलाइज्ड है, मगर KYCs भी आपको बिटकॉइन भी दे रही हैं, इथेरियम भी दे रही हैं, सब कुछ दे रही हैं, मगर अगेन बिटकॉइन कोई एग्जिस्टेंस रखता है, बिटकॉइन का कोई ऑफिस है, बिटकॉइन का कोई फ़ोन नंबर है जिस पे कंप्लेन लॉन्च की जाए, बिटकॉइन का कोई सपोर्ट ईमेल एड्रेस है जिसके पास मैं जाऊं, तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि कंज्यूमर अब पूछ रहा है कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो अब आई थिंक हम लास्ट अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और व्हाट डू यू थिंक कि अब व्हाट नेक्स्ट है, आपको क्या लगता है नेक्स्ट हम जो रेवोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, और उसमें क्या बेसिकली हमारी न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो इमर्ज होंगी? अब जो हमारे पास आई थिंक जो नई टेक्नोलॉजी दुनिया में आएगी, दैट इज़ क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग काफ़ी कंपनीज इसको लॉन्च कर रही हैं, काफ़ी MNCs इस पे काम कर रही हैं। फॉर नाउ क्वांटम कंप्यूटिंग हैज़ much more processing power than a supercomputer, and then right now वो जो quantum computing है that's more in the research area. With the passage of time हमारे पास quantum chips भी आने लग जाएंगी that would fit in your mobile like the other chips that we have, क्योंकि अब challenges के हम processing power में या semiconductor में इतने small scale पे चले गए हैं in the scale of in this manufacturing of transistors कि अब इससे छोटा ट्रांजिस्टर नहीं बन सकता। now we have reached the ceiling of making a processor. अब इसके बाद जो टेक्नोलॉजी है that is quantum computing. अब quantum computing क्या है कि हम एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं where you have different sort of, rather than having 1 and 0 you have 1 1 and 0 0, so there is multiple options where you could play. अब हमारे पास जो प्रोसेसिंग पावर है that would go up significantly. अब around quantum computing there will be a new security infrastructure that will be required, new security architect that would be required. फिर क्वांटम कंप्यूटिंग की प्रोसेसिंग पावर को लेके अब AI के सॉल्यूशंस और AI की चीज़ें इतनी ज़्यादा इवॉल्व होंगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे AI सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो कि हम कन्वेंशनल प्रोसेसिंग पावर्स पे इतनी आसानी से नहीं कर पा रहे, मगर हम डाउन द रोड क्वांटम कंप्यूटिंग पे वो बहुत आसानी से कर लेंगे। अच्छा, बिल्कुल आपने सही पॉइंट बताया कि इसके थ्रू जो है, क्योंकि अब हमारी डिमांड्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं, तो अब जिस तरह से अगर हम वर्चुअल रियलिटी देखें तो वर्चुअल रियलिटी के अंदर भी आपको इतनी ज़्यादा कंप्यूट और ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो डू यू रियली थिंक कि जो वर्चुअल रियलिटी हमारा एक कॉन्सेप्ट है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, ये हमारा कॉन्सेप्ट और कुछ हद तक इसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ भी है, लेकिन स्टिल कि हमारा एक हमेशा से इंसान का एक ड्रीम रहा है कि एक कंप्लीट वर्चुअल रियलिटी हो जिसमें वो चला जाए और आके चेक करें, डू यू रियली थिंक कि ये आने वाले वक्त में पॉसिबल होगी? जी बिल्कुल। VR, AR, MR, मिक्स रियलिटी, ये जो कॉन्सेप्ट हैं these are all going to get a lot of attention in the coming years. फिर with the passage of time, as I said, processing power बढ़ेगी, graphics will eventually improve. So right now the limitation with VR is the hardware.
आपको एक स्पेशलाइज हार्डवेयर चाहिए थ्रू विच यू could use the VR. मगर with the passage of time that specific hardware would reduce to smaller size, maybe the size of your eye retina or whatever, and then it will become much more accessible just like a smartphone कि आप VR जो है वो आराम से यूज़ कर सकें. थैंक यू सो मच जवाद साहब, आपने हमें टाइम दिया और सब चीज़ें हमने डिस्कस की टेक्नोलॉजी के ऊपर और उसके फ्यूचर के ऊपर. थैंक यू.